वेलकम एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है स्लम्स, मलिन बस्तियां। ये यूपीएससी और पीएससी के हिसाब से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक ना एक प्रश्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीधा आता ही है। आज हम इसमें जानेंगे कि एक तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि स्लम्स क्या है, जो भी जनरल इसका एक समझेंगे कॉन्सेप्ट कि भाई कैसे बनती हैं, क्यों नहीं हट रही हैं अब तक, और क्यों ये सिटी के एकदम सेंटर में पोश इलाकों के आसपास होती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज एरियाज के आसपास होती हैं, कैसे ये गवर्नमेंट लैंड पर ये किस तरह से विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें समझेंगे। तो पहला तो कॉन्सेप्ट की क्या है, फिर इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स कि ये सामान्य बस्तियों से किस प्रकार अलग है, कैसे हम उसको स्लम्स बोलते हैं और बाकी बस्तियों को बस्तियां बोलते हैं, ठीक है। तो क्या आधार है, कैसे पहचान पाते हैं, ठीक है। कुछ फैक्ट्स जो हमारे आंसर राइटिंग में वैल्यू एडिशन कर सके, तो वो फैक्ट्स हम देखेंगे। रीजंस क्या है जो अपन ने डिस्कस किया है कि भाई क्या कारण है इसके पीछे, ये कैसे और प्रभाव क्या पड़ता है, कैसे ये एक चैलेंज है, एक वरी है भविष्य के लिए भी और एग्जिस्टिंग सिस्टम के लिए भी, ठीक है। स्कीम्स क्या चलाई जा रही हैं और क्या सजेशन हमारे हो सकते हैं स्लम्स के बारे में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट जैसे इस पिक्चर से आप समझ ही सकते हो कि किस तरह का परिदृश्य निर्मित होता है, किस तरह का लैंडस्केप निर्मित होता है। दिस इज ए स्लम्स। क्या है? डेंसली पैक्ड हाउसिंग एरिया, घनत्व इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि बहुत कम क्षेत्र में बहुत अधिक लोग रहते हैं, तो अत्यधिक घनत्व इस क्षेत्र में होता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, लाइक रोड्स, है ना, विद्युत की आपूर्ति, जल आपूर्ति, ठीक है, कूड़ेदानों की प्रॉपर व्यवस्था, नालियां, ड्रेनेज सिस्टम, ये सब या तो नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो बहुत ही दयनीय स्थिति में होती हैं, ठीक है। फिर अगला है कि भाई ज्यादातर गरीब लोग, वंचित लोग, मतलब जो भी मुख्य धारा से हटकर है, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है, या मुख्य धारा से मतलब आर्थिक भी है, सामाजिक भी है। आर्थिक जो गरीब है, जो एक अच्छा जीवन नहीं जी रहे, वो लोग इसमें रहते हैं, ठीक है। सामाजिक कि भाई जैसे जो बैकवर्ड एरियाज, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक है, वो सब भी उनको या तो फोर्स किया जाता है या ड्यू टू इकोनॉमिक कंडीशंस वो उस क्षेत्र में रहते हैं, ठीक है। ये इलीगल सेटलमेंट होता है, ये बिल्कुल सही है, ये अवैधानिक बसावट है, क्योंकि ये ना तो जमीन इनके नाम होती है, ना इनकी प्रॉपर अनुमति ली जाती है। तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं, या ये इन्हीं शब्दों को मिलाकर हम परिभाषा बना सकते हैं। तो देखो, कीवर्ड्स हमको लेके चलना है कि कीवर्ड्स हमको आना चाहिए, जैसे अवैधानिक बसावट, ठीक है, गरीब वंचित लोग या पिछड़े लोग, ठीक है, अवसंरचना की दयनीय स्थिति और अत्यधिक घनत्व वाले क्षेत्र, अनहाइजीनिक है रहने के लिए, रहने के हिसाब से अनुकूल नहीं है। ये सब शब्द, ये कीवर्ड्स के साथ हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं, और अगर कहीं निबंध किसी भी क्षेत्र में अगर ये समझाना पड़ा कि स्लम्स क्या है, तो समझा भी सकते हैं। तो ये कीवर्ड्स को कैरी करना इंपॉर्टेंट है। अगला हम देखते हैं कुछ फैक्ट्स, जो वर्ड्स इसमें यह है कि कुछ शब्द हैं या कुछ फैक्ट हैं जो हमारे स्लम से रिलेटेड उत्तर में या निबंध में या जो भी हम लिख रहे हैं उसमें ये शब्द आने चाहिए। जैसे यूएन हैबिटेट, ये जैसे ऊपर जो डेफिनेशन थी वो यूएन हैबिटेट की ही दी हुई थी, तो हमने परिभाषा लिखी तो हम मेंशन कर सकते हैं। देखो, एक तो या तो मैं सिंपल परिभाषा लिख दूं कि भाई मलिन बस्तियां क्या है, कि रहने के हिसाब से प्रतिकूल दशाएं हैं, या अवैधानिक क्षेत्र पर बसावट है, अतिक्रमण है, ये सब शब्द अपन या तो इस तरह से परिभाषा को परिभाषित कर दें, या फिर कहें कि यूएन हैबिटेट के अनुसार स्लम ये है। तो इन दोनों चीजों में सेकंड वाला जो परिभाषा है उसको थोड़ा ज्यादा बल मिलता है, क्योंकि उसमें कीवर्ड्स भी आता है। तो आप इन शब्दों का उपयोग करें, ठीक है। जब भी डेफिनेशन लिखते हैं या जब भी कोई फैक्ट लिखते हैं तो कोशिश करें कि या तो किसी रिपोर्ट का नाम लिखें या किसी इंस्टीट्यूशन का नाम लिखें, ठीक है। तो ये शब्द हमको यूज करना है। फिर यूएनई क्लेम करता है कि 90 से लेकर 2005 के बीच में, 90 से लेकर 2005 के बीच में ये 10% गिरावट आई है स्लम्स में रहने वाले लोगों में। तो
वैश्विक स्तर पर स्लम्स की संख्या और स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या घट रही है। भारत में ये सही नहीं है, भारत में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्योंकि सिटीज जो शहर हैं वो बहुत ज्यादा गति से एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका विस्तार हो रहा है ना। और प्रवास चाहे आर्थिक कारण से हो या सामाजिक कारणों से हो, लेकिन शहरों में प्रवास बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से भारत में स्लम्स की संख्या भी बढ़ रही है और स्लम में रहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। ठीक है, दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट आते हैं, धारावी और नेजा। धारावी मुंबई में जो है एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती है और एकदम सेंटर में और पॉश इलाके में, एयरपोर्ट से बहुत पास में। तो ये धारावी का एग्जाम्पल अपन दे सकते हैं। दूसरा, जैसे जैसे देखो, यहां हम एग्जाम्पल भी इस तरह से दे सकते हैं कि अभी कोविड में मुंबई में इनिशियल स्टेज पर धारावी में ही संक्रमण बहुत ज्यादा फैला था और प्रशासन को बहुत दिक्कत आई थी वहां पर कोविड को टैकल करने में, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहां पर, कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, जो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो ऑर्डर में नहीं है, फिर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी है कि उस क्षेत्र में इतने लोगों को ट्रीट करना, इतने लोगों को आइसोलेशन में रखना, इतने लोगों पर निगरानी रखना, ये संभव नहीं। तो ये हम एक एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं किसी भी पेपर में। ठीक है, और देखो यहां मैं ये भी मेंशन कर दूं कि स्लम्स या मलिन बस्तियां लगभग सभी पेपर से जुड़ी हुई हैं। जैसे पेपर फर्स्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट, ज्योग्राफी, इन सब में ये आ सकता है, पेपर फर्स्ट के सेकंड पार्ट में। ठीक है, और पेपर सेकंड में जो सेकंड पार्ट है, हेल्थ, एजुकेशन, ये और जो भी जो मानव संसाधन का विकास, इन सब में ये आ सकता है। पेपर थर्ड में इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इन सब में ये टॉपिक रिलेटेड है। पेपर फोर्थ में ऐसे बहुत सारे एथिकल इश्यूज हैं जो जो स्लम्स में है, और स्लम्स में हम उनका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे गवर्नेंस पे कोई अगर एथिक्स की केस स्टडी आती है, या एथिक्स में जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम गवर्नेंस में ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, धारावी में कोविड वाला सिचुएशन। और ऐसी केस स्टडी भी आ सकती है कि वो केस स्टडी भी आपको दे सकते हैं कि आप इस दशा में होते तो क्या करते। फिर 2011 की जनगणना बोलती है कि लगभग 65 मिलियन लोग, 65 मिलियन लोग, लगभग 6.5 करोड़ लोग भारत में इन मलिन बस्तियों में रहते हैं। तो उनको ना तो मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना उनको इंफ्रास्ट्रक्चर, ना उनका उस तरह से केयर किया जाता है। तो ये एक चुनौती की बात है। एग्जाम्पल्स ये हम बिल्कुल लिखेंगे हमारे आंसर्स में, ठीक है, ये निबंध में, इन सब में लिखेंगे। इसमें सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है वो है ये वाला, ये महिला मिलन इन पुणे। सूर्योदय जो हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें महिला मिलन करके एक संगठन बनाया गया, और ये लोग लगभग 3500 महिलाओं का एक समूह था जो एम्पावर करता था। बचत घाट बचत घाट एक सेल्फ हेल्प ग्रुप इन्होंने बनाया। तो ये क्रेडिट देखो, सबसे बड़ा इशू है पॉवर्टी। कोई मलिन बस्तियों में क्यों रहता है, ये क्यों क्रिएट होती है, पॉवर्टी की वजह से। तो इन्होंने उस मेन कोज पर ही के समाधान का ही प्रयास किया। तो बचत घाट बनाया, उसमें ये सब महिलाएं पैसे एकत्रित करती थी और इजी क्रेडिट अवेलेबल कराती थी स्वरोजगार के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इन सब के लिए। तो बहुत ही सही एग्जाम्पल है, लगभग 56 मलिन बस्तियों में ये काम करती थी। ठीक है, फिर जैसे इन सेतु रिहेबिलिटेशन, मतलब देखो, जब मलिन बस्तियों को हटाया जाता है तो क्या किया जाता है कि उस जिस क्षेत्र पे मलिन बस्तियां हैं वहां से हटाकर, और इनको बहुत दूर जहां भूमि अवेलेबल होती है शहर के बाहर, ठीक है, जहां भी बहुत अच्छी बड़ी भूमि अवेलेबल है, जहां इनके फ्लैट्स, मकान बनाए जा सकते हैं, वहां पर इनको सेटल करने का प्रयास किया जाता है। पर ये नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि देखो, ये जहां पर मलिन बस्तियां बनी होती हैं, इनके रोजगार आसपास ही होते हैं, या तो ये घरों में काम करते हैं या ये उद्योगों में काम करते हैं। तो इनका वहां से आवाजाही का समय बचता है, इनका किराया बचता है, वहां कुछ लग नहीं रहा है, चलो वहां भी फ्री में मिल रहा है, बट ये इनके लिए कंफर्टेबल होता है। तो इन सेतु रिहेबिलिटेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि भाई इनको वहीं आसपास, प्रयास करो कि वहीं आसपास इनके लिए सेटलमेंट बनाया जाए, इनको वहीं पर बसाने का प्रयास करना चाहिए, ना कि बहुत दूर जाकर। ठीक है, तो ये किया जा रहा है कठपुतली दिल्ली में, लगभग 2800 फैमिलीज। तो आप जब ये एग्जाम्पल दे रहे हो, कौन सा, कि भाई इनको आसपास बसावट की जाए, तो आप दिल्ली वाला ही एग्जाम्पल दोगे।
तो ये दोनों एकदम इंपॉर्टेंट है। ढाका में जो नोबेल लोरेट थे उनके माध्यम से गरीबी उन्मूलन किया गया, गरीबी को घटाने का प्रयास किया गया, उससे बहुत सारी मलिन बस्तियां समाप्त की गई वहां पर। तो ये है एक मुकुरु स्लम्स नैरोबी में, ये भी बहुत कि लगभग 67,000 लोग यहाँ पर को गरीबी से निकालने का प्रयास किया गया। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं। महिला मिलन और कठपुतली दिल्ली, ये दोनों आपको बिल्कुल लिखने हैं। जो स्लम्स का या मलिन बस्तियों का जो आप उत्तर लिखोगे उसमें ये एग्जाम्पल आना ही आना चाहिए। ये एक अच्छे मतलब ये सहकारिता में भी आ सकता है, ये पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी में भी आ सकता है, सहकारी लोकतंत्र, ये सिविल सोसाइटी में भी आ सकता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में ये एग्जाम्पल डाला ही जा सकता है और डालना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। फिर इनके रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन कि पॉपुलेशन, जनसंख्या दबाव सबसे बड़ा रीजन है। माइग्रेशन है, वहां पर माइग्रेशन हो रहा है, फिर पॉपुलेशन वैसे ही शहरों की बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है ना, तो पॉपुलेशन का अधिक होना और उसकी तुलना में भूमि का कम होना। भाई भूमि कम है ना, तो भूमि पर दबाव ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल कि लगभग पिछले 15 सालों में 45% डेंसिटी बढ़ी है शहरों की। ठीक है, और आगे आगे जब अभी 32 हमारी वो नगरीकरण है या लगभग 30% जनसंख्या शहरों में रहती है, 2026 तक की यानी कि अगले 6 सालों में लगभग 10% जनसंख्या और पहुंच जाएगी। ठीक है, तो फिर इनके और बढ़ने की संभावना है अगर प्लान नहीं किया जाए। तो देखो ये सब जुड़े हुए कारण है। पहला, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, माइग्रेशन से भी और वैसे भी पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा है। अब इसकी तुलना में लैंड नहीं है, लैंड पर दबाव है। और इन सबसे बड़ी बात, इन दोनों से सबसे बड़ी बात मिसमैनेजमेंट है कि मैनेजमेंट नहीं किया गया है। जिस मतलब कोई प्लान्ड सिटी एक्सपेंशन नहीं है हमारे यहाँ, कोई नियोजित रूप से शहरों का प्रसार नहीं किया गया है, तो ये भी सबसे बड़ा कारण है। तो तीसरा, अनप्लान्ड सिटी मैनेजमेंट। तो ये तीनों इंटरलिंक्ड रीजंस है। ठीक है, फिर अगला कि चलो मान लो माइग्रेशन से या प्रवास से श्रमिक आ रहे हैं, तो उनके लिए एक वहनीय आवास की सुविधा नहीं है। ठीक है, वो कहां पर रहे, सस्ते या रेंट से ही मिल जाए, तो सस्ता घर आवास उपलब्ध नहीं है। तो ये भी पॉलिसी मेकर्स का फेलियर है कि भाई जब उतने अगर कोई नगरीकृत शहर है वहां पर लोग आएंगे ही आएंगे, जब आपके लिए ये सस्ते श्रमिक और आपके पार्टी वर्कर्स और जो भी वर्कर्स हैं उनका काम करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इतना आवास हमको क्रिएट भी करना है। तो पॉलिसी मेकर्स और जो प्रशासनिक अधिकारी या जो भी मैनेजमेंट में है उनका ये दूरदर्शिता का अभाव है इसमें। ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस है। जैसे कई जो जो सोशली बैकवर्ड समुदाय हैं, जैसे एसटी, एससी है ना, ट्रांसजेंडर्स, तो ये सब इनको ये फोर्सफुली भी उनमें रहते हैं बेचारे। जैसे क्यों? क्योंकि एक ये मुख्य समाज की मुख्य धारा में नहीं है, तो वैसे भी स्वीकृति नहीं मिलती है। जैसे ट्रांसजेंडर को कौन एक मल्टी में फ्लैट देगा या ये सब देगा, मतलब प्रैक्टिकल रीजंस हैं ये कि ये पॉसिबल नहीं होता है। तो ये बेचारे वहां पर विवस्था में भी रहते हैं। ठीक है, जैसे एक सर्वे किया गया उसमें बोला गया कि मलिन बस्तियों में रहने वाले प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक एससी कैटेगरी का है। प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक एससी कैटेगरी का, मतलब ये रीजन उसी तरह से है जैसे एक गांव का मेन गांव की बसावट है और एससी एसटीज या जो भी पिछड़े समुदाय हैं ये गांव के बाहर इनकी बस्ती अलग है। तो इस तरह का ये एक सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ेपन का एक कारण है। फिर ठीक है, ये विल बी पॉलिटिकल विल और ये सब भी, या इनका पॉलिटिकल लिंकेज कि जैसे ही स्लम्स को हटाने का प्रयास किया जाता है तो राजनीतिक कारण सामने आते हैं। क्यों? क्योंकि और श्रमिक भी कि भाई जैसे एक तो सस्ता और स्थायी श्रम का सोर्स है, प्लस पॉलिटिकली लिंक्ड नहीं है, राजनीतिक जुड़ाव है इनका, तो वो सब भी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उतनी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अगला अपन देखते हैं क्या इसका इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है हेल्थ इश्यूज। ये हॉट स्पॉट है डिजीज के। जैसे हमने कोविड वाला उदाहरण दिया, तो कोविड भी वहां जो
प्रारंभिक चरण में जो मुंबई में फैला वो धारावी में संक्रमण हुआ, वहां उस तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए और चीजें फैलती चली गई। ठीक है, तो जैसे वाटर बोर्न डिजीज, क्योंकि स्वच्छ पेयजल की सुविधाएं नहीं है, ठीक है, कई सारे एड्स, कैंसर, ऐसे कई सारी बीमारियों के ये हॉट स्पॉट है। सोशल इश्यूज है, सोशल सामाजिक बुराइयां, जैसे जैसे वेश्यावृत्ति है ना, और जो जैसे जो बेगर्स हैं, जो भिक्षावृत्ति है, ठीक है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग या मानव तस्करी, ये सब के ये हॉट स्पॉट है, या ये जो सामाजिक बुराइयां हैं वो यहाँ तुलनात्मक रूप से ज्यादा पाई जाती है, या उनके ये केंद्र के रूप में विकसित हो जाते हैं कई बार। ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो क्राइम, जहां पर क्राइम की तीव्रता, अपराध की संभाव्यता, तीव्रता अत्यधिक होती है ना, क्योंकि वही जैसे गरीब हैं, है ना, अशिक्षित हैं, फिर नशा मादक पदार्थों का सेवन यहाँ ज्यादा किया जाता है, ठीक है, तनाव ज्यादा है, सोशल हार्मोनी नहीं है, तो ये सब चीजों की वजह से अपराध होने की संभावना ज्यादा है। मानव विकास की उपेक्षा होती है, यहाँ प्रॉपर एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है, प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का वो नहीं है, तो महिलाएं, वृद्ध, इन सब के प्रति अब ये सब ज्यादा वनरेबल होती हैं अपराध के लिए। इनके लिए जो भी कमजोर समुदाय है, कमजोर वर्ग है, उनके प्रति अपराध ज्यादा होते हैं यहाँ पर, ठीक है। वनरेबिलिटी सब में ही ज्यादा है, ये सुभेद्यता यहाँ पर ज्यादा है। कैसे कि स्थायी जॉब नहीं होता है तो व्यवसाय चला जाता है, जैसे कोविड का एग्जांपल, पूरी बेचारी बस्तियों में, जो बस्तियां थी, मलिन बस्तियां थी, उसी पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों? क्योंकि बिना भोजन की या बिना आय की व्यवस्था किए लॉकडाउन लगा, तो इनके पास, ये तो डेली कमाते थे, डेली खाते थे, तो उस तरह से इनके पास कुछ व्यवस्थाएं नहीं रही। तो सरकार बोलती थी कि आप अंदर ही रहें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पर ये बेचारे कैसे रहें? ठीक है, ये घर में रह ही नहीं सकते थे, इनके पास खाने की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो वनरेबिलिटी सबसे ज्यादा है, इनकी जॉब कभी भी छूट सकती है, आज जॉब पे गए, कल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि श्रमिक है, दैनिक श्रमिक है, डेली कमाते हैं, डेली मजदूरी मिलती है, तो स्थायी इनकम नहीं होती, स्थायी इनकम नहीं है तो एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, तो इससे जो गरीबी का दुष्चक्र है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी है, उसमें ये फंसे रहते हैं। ठीक है, तो गरीबी का बहुत मेजर सोर्स है मलिन बस्तियां। सोशल प्रॉब्लम्स क्या? भूखमरी, कुपोषण, शिक्षा का अभाव, निम्न गुणवत्ता वाली शिक्षा, कौशल का निम्न स्तर, है ना, फिर बाल श्रमिक, ठीक है, बाल विवाह, ये सब चीजें, IMR बहुत ज्यादा, MMR बहुत ज्यादा, बाल मातृ मृत्यु दर की स्थिति बहुत ज्यादा। जो चैलेंजेस हैं, जैसे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में जो चैलेंज हमने मेंशन किए हैं, वो चैलेंजों का हॉट स्पॉट यही क्षेत्र है। ठीक है, आगे एक लिंक इसमें बताया गया है अर्बनाइजेशन से, नगरीकरण से और मलिन बस्तियों, क्योंकि ज्यादातर ऐसा बोला जाता है कि जब नगरीकरण विकसित होता है, जब नगरीकरण बढ़ता है, तो मलिन बस्तियां भी बढ़ती हैं। तो सीधा क्या इसमें सीधा रिलेशन है कि भाई अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो स्लम्स भी बढ़ेंगे, तो ये यहां पर ये डिस्कशन किया गया है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो मलिन बस्तियां भी बढ़ेगी, जैसे चाइना में कम हुई है, और जबकि बहुत रैपिड अर्बनाइजेशन हुआ है, बहुत रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, लेकिन ये है कि भाई इफेक्टिवली लिंक नहीं है, कैपेसिटी मैनेजमेंट का इशू है, मैनेजमेंट का इशू है। क्यों क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, भाई आर्थिक विकास हुआ, जैसे मुंबई सबसे विकसित, आर्थिक रूप से सबसे विकसित महानगर है, ठीक है, तो आपको अपने आप ही सोचना चाहिए कि जब ये नगर इतना तेजी से बढ़ेगा, इसका नगरीकरण तेजी से होगा, अर्बनाइजेशन तेजी से होगा, भाई इसका आर्थिक डेवलपमेंट इतना तेजी से होगा, तो अर्बन ग्रोथ भी तो बढ़ेगी। जब उद्योग बढ़ेंगे तो श्रमिकों की डिमांड बढ़ेगी, लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी तो अर्बन ग्रोथ भी तो होगी, शहरों का विकास भी तो होगा। तो आप क्यों नहीं ये जैसे क्यों नहीं ऐसा प्रेडिक्शन पहले से कर पाते हैं और एक प्लान्ड एक्सपेंशन डिजाइन करते हैं, लाइक चंडीगढ़ हमारे यहाँ प्लान्ड सिटी है, उसका एक्सपेंशन डिसाइड किया गया है। ठीक है, और उसी अनुपात में आप हाउसिंग नीड, और हाउसिंग नीड में दो चीजें, एक तो क्वांटिटी और एक उसकी वायबिलिटी, भाई आप पर्याप्त रखें और दूसरा वहनीय रखें, सस्ता रखें, तो दोनों क्वालिटी को आप फुलफिल करें। ठीक है, बिल्कुल कभी आप कितना ही अर्बनाइजेशन बढ़ाएं, आप कितना ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाएं, ये बढ़ेगा ही नहीं, मलिन बस्तियां नहीं बढ़ेगी। तो
आपका गैप है, जो डिमांड के अनुसार आपका मैनेजमेंट नहीं है, डिमांड के अनुसार सप्लाई इंश्योर नहीं की गई है, क्वालिटी वाली सप्लाई इंश्योर नहीं की गई। तो सबसे बड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, नगरीकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा तो स्लम गंदी बस्तियां बढ़ेगी ही बढ़ेगी, आवश्यक नहीं। ठीक, सजेशंस हैं, सजेशन देखो, सामान्य सजेशन तो क्या है कि भाई गरीबी दूर कीजिए, पर्याप्त आवास उपलब्ध कराइए, ठीक है, लोगों को या एनजीओ, सिविल सोसाइटी, इन सबको वहां पर एक्टिव कीजिए ताकि वो लोगों को शिक्षा दे, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाएं। ठीक है, ये सब सामान्य से है, पर कुछ थोड़ा सा हटके अपन देख लेते हैं जो सामान्य, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सामान्य रीजन आपको भी पता है, जैसे पोवर्टी एलिवेशन, हाउस फॉर ऑल 2022, तो कि भैया सभी को 2022 तक घर सुनिश्चित किया जाएगा तो बढ़ी जाएगा। ठीक है, इस तरह से फिर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, तो उसमें ऐसा हो जाएगा। तो इस तरह के अलावा कुछ और सॉल्यूशंस अपन देखते हैं, जैसे एक लिंक होना चाहिए, जो ये अपन ने ऊपर पढ़ा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बन ग्रोथ और हाउसिंग, तीनों में एक लिंक स्टैब्लिश होना चाहिए। अगर आर्थिक विकास शहर का हुआ है तो अर्बन, उसका शहरी विकास भी होगा, और शहरी विकास होगा तो उस स्तर में पर्याप्त घर भी सस्ते और पर्याप्त मात्रा में चाहिए भी। तो लिंक स्टैब्लिश करना है हमको, इन तीनों के बीच में समन्वय स्थापित करना है। ह्यूमन कैपिटल पर निवेश करना है कि भाई जैसे अगर आपने, जैसे अमर्त्य सेन जी बोलते हैं कि आप कैपेबिलिटीज दीजिए, स्किल्स दीजिए, गरीबी अपने आप मिट जाएगी, आप उसको योग्य बना दीजिए तो वह अपने आप ही गरीबी के दुष्चक्र से निकल जाएगा। तो जैसे एजुकेशन, हेल्थ, स्वच्छता, भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, है ना, अच्छा पर्यावरण, जैसे इश्यूज में एक पर्यावरण का भी रह गया था कि ये पॉल्यूशन सेंटर भी डेवलप होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस सब तरह के प्रदूषण की इंटेंसिटी यहाँ पर तीव्रता अधिक होती है, तो पॉल्यूशन के हॉटस्पॉट के रूप में भी ये डेवलप होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल, मानव पूंजी का स्तर बढ़ाइए, मानव पूंजी पर निवेश कीजिए, तो उससे दीर्घ काल में ये समस्या समाप्त हो जाएगी। अफोर्डेबल, वहनीय आवास व्यवस्था कीजिए, भाई जो गरीब हैं, जिनका आय एक स्तर से नीचे है, उनको आप वहनीय आवास सुविधा उपलब्ध कराइए। शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, है ना, बिजली, ये सब सुविधाएं दीजिए ताकि उनमें कौशल का विकास हो सके, मानव पूंजी विकसित हो सके। ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा उपलब्ध कराइए। इन सेतु सेटलमेंट कीजिए, स्वस्थाने मतलब आप बहुत दूर लोकेट मत कीजिए इनको, आप आसपास ही इनके लिए आवास उपलब्ध कराने का प्रयास कीजिए। कई प्रोजेक्ट चलाए, जैसे स्लम पुनर्वास, मलिन बस्तियां पुनर्वास कार्यक्रम 1970s में चलाया। ठीक है, यहाँ पर ये था कि भाई स्लम्स में, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पुनर्स्थापित करेंगे। नेशनल ये स्लम डेवलपमेंट स्कीम 96 में चलाई, वाल्मीकि अम्बेडकर योजना चलाई। ठीक है, बेसिक सर्विस BSUP चलाई, जिसमें तो JNNURM, तो ये तीनों चारों इंपॉर्टेंट है। JNNURM, स्मार्ट सिटी और हाउसिंग फॉर ऑल 2022, तो इन तीनों को आप लिखेंगे कि भाई ये तीनों एक सम्मिलित प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, ये न्यू अप्रोच शिफ्टिंग में, जैसे इन सेतु सेटलमेंट, ये न्यू अप्रोच है शिफ्टिंग का। स्मार्ट सिटी में सब सुविधाएं, भाई मलिन बस्तियां हैं तो सभी क्षेत्रों को स्मार्ट बनाया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कि भाई सभी जगह उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध होंगी, चाहे वो परिवहन हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो विद्युत हो, जिस भी तरह, शिक्षा हो, किसी भी तरह की हो, वहां पर ये उपलब्ध है। हाउसिंग फॉर ऑल है कि 22 तक सभी के लिए हाउसिंग होगा, आवास उपलब्ध होगा। चैलेंजेस क्या है, चलो इतनी स्कीम्स चलाई फिर भी बढ़ी रही है ना, इतने प्रयास किए फिर भी मलिन बस्तियां तो बढ़ी रही है। सबसे बड़ा जो भारत में इन योजनाओं से संबंधित, इन कार्यक्रमों से संबंधित जो चुनौती है वो है आंकड़े की। ठीक है, कि हमारे पास डेटा ही नहीं है। ठीक है, कितनों को घर दिया, कितने उन घर में रह रहे हैं, भाई ज्यादातर क्या करते हैं, चलो मान लो उनको फ्लैट दिया तो वो फ्लैट रेंट पे लेके दोबारा उसी बस्ती में या कहीं और बस्ती में, कि भाई चलो यहाँ से हटेंगे तो नया फ्लैट होगा, भाई नया फ्लैट मिलेगा, ये सब। तो हमारे पास प्रॉपर आंकड़े होने चाहिए कि ये परिवार है, इनकी ये आधार कार्ड है, ये बायोमेट्रिक वो है, और ये परिवार है, इनको वहां फ्लैट दे दिया गया है। तो आप फिर फोर्सफुली आप उनको इंश्योर करो कि वो वहां रहे, सडन इंस्पेक्शन और इन सबसे।
ठीक है। फिर क्या होता है कि जैसे जब प्लानिंग की जाती है ना स्लम्स के रिलोकेशन की, जैसे मलिन बस्तियों को हटाने की जब प्लानिंग की जाती है तो वहां पर इन स्लम्स के रिप्रेजेंटेटिव होते ही नहीं है। वो प्लानिंग एक रियलिस्टिक प्लानिंग नियोजन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर बड़े बड़े मतलब प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, पॉलिसी मेकर्स रहते हैं, तो भैया इनके रिप्रेजेंटेटिव लाओ ना। वो आपको रियल इनपुट देंगे, वो बताएंगे कि समस्याएं क्या हैं, तो उसके अनुसार आप स्थायी समाधान खोज पाओगे। ये जैसे हो रहा है ना आज कि आपने उनको शहर के केंद्र से हटाकर और एकदम शहर से दूर स्टैब्लिश कर दिया है, तो वो अपोज करेंगे, इस नीति को बनाने में ही अपोज करेंगे, साहब कोई जाएगा ही नहीं, और वो हो भी रहा है। तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, व्यवहारिक समाधान निकलेगा। आप उनको उस डिस्कशन में लाइए, आप उनको उस नीति निर्माण की टेबल पर लाइए। ठीक है। कॉमन स्टैंडर्ड होने चाहिए भाई। जैसे जो इन लोगों को जो घर बनाए जाते हैं, जो घर बनाए जाते हैं स्लम्स के लिए रिलोकेट के, उनकी एक गुणवत्ता तय होनी चाहिए। 1-2 साल में वो घर मलिन बस्तियों से भी बुरी स्थिति में आ जाते हैं। जैसे अभी हाल ही में कहीं एमपी में किसी कलेक्टर ने इनिशिएटिव लिया है कि अगर कोई सार्वजनिक निर्माण कार्य है तो उस निर्माण कार्य की गुणवत्ता के विषय में जब तक 50% वहां के निवासी जनता सहमत नहीं होंगे, वो उसके अप्रूवल नहीं देंगे, या पक्ष में मतदान नहीं करेंगे, पक्ष में राय नहीं देंगे, फीडबैक नहीं देंगे, तब तक उसको पेमेंट नहीं किया जाएगा। तो आप गुणवत्ता इंश्योर कीजिए ना, आप सोशल ऑडिट कराइए, आप इन लोगों से फीडबैक लीजिए, भाई ये उसमें से पैसा बचाते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में से, और ऐसे ही बहुत निम्न गुणवत्ता के घर बनाकर आ जाते हैं, तो उसमें वो लोग नहीं रहते। आप गुणवत्ता वाले कर दीजिए, वो लोग बिल्कुल रिलोकेट होंगे। ठीक है। फोर्सफुली मत करवाइए, आप दबावपूर्ण मत करवाइए। आप कोशिश कीजिए कि उनकी सहमति से, उनकी इच्छा, हालांकि हम पूरी इच्छा उनकी नहीं फुलफिल कर सकते, लेकिन एक सहमति बनाने का प्रयास कीजिए उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से। ठीक है। फिर ये कुछ सजेशंस हैं, जिसमें जैसे पॉवर्टी एलिवेशन तो हो ही गया है, रिलोकेशन हो गया है, इनसे तो कि आप आसपास रिलोकेट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है। आप उनको मंच पे लाइए। ठीक है। आप इजी फाइनेंस उपलब्ध करा सकते हैं, आप बहुत सस्ता उनको ऋण उपलब्ध करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, जिससे वो लोग आगे आएंगे और खुद भी जो प्लॉट दे दीजिए मकान बना लेंगे। तो ये सब आप उनमें कर सकते हैं। एक एक इंटीग्रेटेड अप्रोच कीजिए। कैसा? आवास दे दिया, रोजगार की व्यवस्था। ठीक है। आवास दिया, रोजगार की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएं, तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच दीजिए। ऐसा नहीं कि उनको उनको इंदौर से उठाकर और बहुत ही ऐसी बिल्कुल ही डेवलप्ड नहीं है, वहां बेसिक सुविधाएं नहीं है। जैसे यहाँ में देवास जिले में जो एक धाराजी या कुछ ऐसा गांव रिलोकेट हुआ था बांध की वजह से, तो मैं देख के आया वहां पर कि वो गांव जो रिलोकेट हुआ है, उसकी जगह थी एक ऐसी छोटी पहाड़ी थी, उस पहाड़ी के ढलान पर उनको रिलोकेट करना था। तो ढलान में ऐसे ऊंचा नीचा था, इस तरह से वो फ्लैट नहीं थी, वो जमीन फ्लैट नहीं थी। और जैसे ये जो ऊंचा है ना, यहाँ पर सड़क बना दी गई, यहाँ पर पोल बना दिए गए, बिजली के पोल भी ऐसे हैं जो इस तरह से, मतलब पहले हो सकता है सीधे गड्ढे हों, लेकिन अब इस तरह से हो गए हैं, बिजली नहीं आती है। और ऐसे अब इन खड्डों को समतल करने का काम किसका होगा? इन खड्डों को क्या वो बेचारे गरीब समतल करेंगे जो रिलोकेट हुए? तो आपने अगर उनको रिलोकेट किया है, तो आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ रिलोकेट कीजिए ना। जैसे नई कॉलोनीज कटती हैं, वैसे प्रॉपर समतल रोड है ना, प्रॉपर पाइप फिटिंग, वाटर, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर उनकी शिक्षा, चिकित्सा, इन सब की व्यवस्था। तो एक इकोसिस्टम बनाइए आप। ऐसा नहीं कि सिर्फ नाम मात्र, भैया घर गिन लो, 10 परिवार शिफ्ट होने वाले हैं, 10 के 10 घर बने हुए हैं, उससे कोई शिफ्टिंग नहीं होगी, लोग वहां रहेंगे ही नहीं। आप बस्ती बनाइए, आप प्रोजेक्ट मत बनाइए, आप बस्ती बनाइए, आप ऐसा माहौल दीजिए। भाई ये तो बहुत दूर की बात है कि आप वहां पर एक बीच में छोटा सा गार्डन दे दो इन लोगों को खेलने के लिए, लेकिन आप क्यों नहीं दे सकते भैया? वो भी तो नागरिक ही है। और आप जो फंड है, जब अगर आप लैंड मोनेटाइजेशन करते हैं, तो आज अगर धारावी शिफ्ट होता है, तो धारावी जो जमीन है उसका कितना कीमत है। तो लैंड डिमोनेटाइजेशन से भी आप उसका एक हिस्सा भी वहां लगा देंगे उस बस्ती में, तो भी वो आराम से, खुशी से और एक गरिमा में जीवन जी पाएंगे वो लोग। तो आप प्रयास कीजिए बस्ती बनाने का, ना कि प्रोजेक्ट बनाने का। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पार्टिसिपेटिव अप्रोच बनाइए। ठीक है। कैपेबिलिटीज चॉइस, मतलब जैसे स्किल्स डेवलपमेंट,
ठीक है, एजुकेशन, ये सब पे आप काम कीजिए। आप गवर्नेंस अच्छी कीजिए वहां पर, ठीक है, मैनेजमेंट में सुधार कीजिए ताकि उनको एक एक सही इकोसिस्टम वहां पर बन सके, उन सभी सुविधाएं मिल सके। ठीक है, इससे रिलेटेड आप प्रश्न आए हुए प्रश्न करने की कोशिश करना, और अगर कोई और प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या कुछ और आंकड़े चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, थैंक यू।